हो तो ये समझ लो कि युद्ध चल रहा है, ये वैचारिक युद्ध चल रहा है। इस देश में गांधी जिंदा रहेगा या गोडसे की आइडियोलॉजी हावी हो जाएगी, इसका चल रहा है। ये बौद्धिक विवाद है, ये बौद्धिक युद्ध है। इसमें कुछ कुर्बानियाँ होती है, बहुत बुरा है, मगर ये होगी क्योंकि हम सच दिखाएंगे, सच बोलेंगे। वो चैनल जैसा नहीं कि सच दिखाते हम और सारा झूठ परोसते, वैसा नहीं। आप जैसे सच्चे लोग, आप जैसे जो निडरता से पत्रकारिता करते हैं, उनके पीछे समाज खड़ा रहेगा। कुछ होता है। देख रहे सर, एक ना एक ऐसा मसला सामने आ रहा है कि पत्रकारों पे हमला किया जा रहा है। अभी न्यूज़ 18 के एक पत्रकार है, रात के 12 बजे उन्होंने अपने सोसाइटी वालों को मना किया कि भाई जो जागरण आप लोग कर रहे हैं इसकी आवाज़ थोड़ा कम कीजिए। लेकिन उस आवाज़ को कम करने के बजाय उस पत्रकार को और उसकी फैमिली को ही मारने के लिए पूरी भीड़ उनके तरफ बढ़ी। तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया, उसके बाद में वो मसला सॉल्व हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे तो कई मसले अभी आपने भी देखा होगा सामने आए, पत्रकारों को मारा गया। एमपी का एक मसला है, नंगा कर दिया गया बाकायदा पुलिस स्टेशन में। ये हिम्मत कहाँ से आती है? इसका मेन सोर्स क्या है? तो एक तरफ गोदिया मीडिया खड़ा है, एक तरफ आपका मीडिया खड़ा है, सोशल मीडिया खड़ा है। तो सोशल मीडिया समाज से जुड़ा हुआ है, गोदिया मीडिया सरकार से जुड़ा हुआ है। तो समाज से जो जुड़ा हुआ मीडिया है वो सच्चाई दिखाना चाहता है। वो भी पत्रकार 18 का हो या 19 का हो, वो भी पत्रकार सच्चाई दिखा रहा है, सच्चाई बोल रहा है वो। क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 10 बजे के बाद आप डीजे वजे नहीं बजा सकते। तो ये उन्मादी जो लोग हैं, उन्मादी भीड़ ये बजा रही है। आपको पता है कि जहाँ जहाँ उन्मादी भीड़ पैदा हुई, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, जहाँ भी उन्मादी भीड़ पैदा होती है वहाँ कानून व्यवस्था लचर हो जाती है, कानून व्यवस्था समाप्त हो जाती है। ये उन्मादी भीड़ जानबूझ के पैदा की जा रही है, इसलिए पैदा की जा रही है कि उन्माद में आदमी सोच भूल जाता है। जब उन्माद में होता है तो वो भूल जाता है, बीवी बच्चे भूल जाता है। जैसा एक आदमी कोई कार्य करते वक्त शर्म आएगा, भाई कुछ भी हम कार्य करते गलत तो सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, क्योंकि हेड्रा हेडेड ड्रैगन जब भीड़ होती है तो वो हेड्रा हेडेड ड्रैगन हो जाती है। जैसा आरएसएस हेड्रा हेडेड ड्रैगन है, वैसे भीड़ भी हो जाती है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई आरोपी नहीं होता। तो आपने देखा होगा किसी क्रिमिनल को पीट रहे, एक बाहर अच्छा आदमी रहता है सूट बूट वाला, वो भी बीच में घुस के हाथ धोना उसमें शुरू कर देता है। वो कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल रहा है। ये सारा फ्रस्ट्रेशन है समाज में। एक पुलिस वाले हमको मिले थे, वो बोल रहे थे साहब क्या हमको तो ऐसी संवेदना लग रही है कि ज्वालामुखी के मुहाने पर देश खड़ा हो गया हमारा। कब विस्फोट हो जाएगा और किस तरीके से फूट पड़ेगा कोई पता नहीं है। इसमें संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फूटना चाहते, देश को बांटना चाहते, देश को तोड़ना चाहते, यहाँ रक्त रंजित वो संघर्ष चाहते पूरे, क्योंकि उसके फ़ायदे उनको होने वाले, हमको नहीं होने वाले। क्योंकि लड़ने वाले हम और आप होंगे, जो लड़ेंगे वो हम आप होंगे। ये जो सत्ताधीश है, ये जो ऊपर बैठे हुए लोग नहीं लड़ेंगे। और मुझे एक डीसीपी ने कहा था, उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन में घूम रहा था, मेरा परिचित था, डीसीपी ने कहा था कि अविनाश मैं तो नहीं चाहता हूँ कि बीजेपी आ जाए, मगर अगर ये नहीं आई यहाँ तो ये प्रदेश में पूरे दंगे होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दंगे करने की कैपेसिटी इन्हीं नफरती चिंटुओं में, इन्हीं आरएसएस के एजेंटों में है दंगे करने की कैपेसिटी। बाकी कोई पार्टी इस देश में दंगा नहीं कर सकती। आपको कितना भी आतंकवादी कह दिया जाए, मगर ये देश के जब आतंकवादी बनने के लिए लड़के जाते तो उनको लैट्रिन का पोछा लगाने का ही काम देते। क्योंकि आपका भी डीएनए तो हमारा ही डीएनए है। बुद्ध और अम्बेडकर के, बुद्ध और बाबा साहब, बुद्ध और महात्मा गांधी और महावीर, इसी आइडियोलॉजी से तो हम बड़े हैं, इसी आइडियोलॉजी से भी तो हम पले हैं। तो ये डीएनए ऐसे कैसे बदल जाएगा? कोई मुसलमान देखो, पाकिस्तान वहाँ कश्मीर में भी अगर हुआ होगा तो किसी कश्मीरी मुसलमान ने कश्मीरी पंडित को नहीं मारा, ना मस्जिदों से ऐलान उन्होंने किया। मस्जिदों से ऐलान करने वाले जो पाकिस्तान से आए हुए नफरती चिंटू थे, उन्होंने ऐलान किया और जगमोहन जी ने उनको छोड़ के वहाँ के लोकल मुसलमानों को तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। वो जब जनाजा निकला वहाँ के मौलवी का, जो सबसे बड़े मौलवी थे वहाँ के, उनका जनाजा निकला तो लाखों लोग शामिल हुए। वो आतंकवाद के विरोध में घोषणा दे रहे थे और ये जगमोहन की पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग किया। और वहाँ से जनता का आक्रोश भारत सरकार के प्रति पनपा। ये चाहते थे, ये डिज़ाइन करते हैं। अडवाणी जी घूम रहे थे देश में मंदिर की लड़ाई लेकर, और वहाँ घूम रहे थे कि पंडितों तुम बाहर जाओ, मैं लाखों मुसलमानों को मारना चाहता हूँ, यहाँ जिनोसाइड करना चाहता हूँ। खैर वो हुआ नहीं,
मगर इनका जो बांटने का तंत्र था वो आज तक उन्होंने कश्मीरी फाइल से दिखा दिया। जैसे ही कश्मीरी फाइल बाहर आई, वहाँ के लोग भी, पंडित भी बाहर आए और सब लोग बाहर आए और उन्होंने बताया कि भाई 83 पंडित मरे थे, मगर 1656 जो ईसाई ये मरे, सरदार मरे या हिंदू क्या बोलते मुसलमान मरे, उसके बारे में क्यों नहीं बताया फिल्म में? मुसलमान भी उतने ही मरे। सबसे पहले कुर्बानी अगर आतंकवाद वहाँ शुरू हुआ तो मुसलमानों की ली गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मरे, वहाँ के आम मुसलमान जो थे, जो हिंदू को बचा रहे थे, पंडितों को बचा रहे थे, वो मरे। और लास्ट में मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पंडित बचे रहे, बाकी के हिंदू जातियाँ कहाँ हैं? वो क्यों नहीं बची? वो क्यों नहीं भागी? उनको क्यों नहीं डर लगा? वो कहाँ गई? और बिना हिंदू जातियों के पंडित का पेट कैसे भरे जा रहा था? क्योंकि आप तो मांग के खाने के, पेट भरने के आदी हो, मेहनतकश तो आप नहीं थे। तो बाकी हिंदुओं का क्या हुआ? ये भी जवाब उन कश्मीरी पंडितों को और आरएसएस को देना चाहिए। पत्रकारों का सर जो सवाल था, तो क्या पत्रकारों पे हमला संविधान पे हमला नहीं है? देखो, इस संविधान पे और लोकतंत्र पे ऐसे लोगों के, बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि ये संविधान ठीक है लिखा मैंने, मगर ये किसके हाथ में गया उसके ऊपर इसका वर्तन होगा, उस तरीके से इसको रूल किया जाएगा। उसी संविधान से मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर बने ना, उसी संविधान से तो आरएसएस यहाँ जिंदा है ना, उसी संविधान की देन है ना। तो उसी संविधान से पत्रकारों पर हमला हो रहा है, क्योंकि आपको सही सूचना देने वालों पर हमला नहीं करेंगे तो ये नफरती पनपेंगे कैसे? कश्मीर फाइल की अगर सच्चाई बाहर आ जाए पूरी, तो फिर पिक्चर नहीं चलेगी ना। इनको तो अपनी पिक्चर चलानी है, इनको तो अपना डिस्कोर्स चलाना है आगे, इसलिए पत्रकारों पर हमला करते हैं। मैं पत्रकार सुरक्षा संघ और पत्रकार सुरक्षा समिति, इसका भी एक हितैषी हूँ, संरक्षक हूँ इसका, पूरे देश में उसके है। आपने देखा होगा कि नक्सलवादी समस्या जो वहाँ छत्तीसगढ़ में एक 2-3-5 सालों में या 7 सालों का फिगर था, 150 से ज़्यादा पत्रकार खाली छत्तीसगढ़ में मार दिए। और ये नेक्सस है अफसरों का, नक्सलवादियों का और राजतंत्र का, ये तीनों का नेक्सस पकड़ के पत्रकारों को मारता है। फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने व्रत लिया है, पत्रकारों ने एक व्रत लिया है कि हम सच्चाई सामने लाएंगे, सच्चाई को सबके सामने लाएंगे। आपने देखा होगा कि अफ़गान में जब तालिबानी आए थे तो अभी जो पत्रकार मारा था वो मुस्लिम पत्रकार था। आतंकवादियों के सामने धर्म, जाति कुछ नहीं होता। हमारी सच्चाई कैसे बता दिया, हमारी निर्दयता कैसे बता दिया, हमारी क्रूरता कैसे बता दिया। ये तो करना पड़ेगा। युद्ध में आप जाते हो तो ये समझ लो कि युद्ध चल रहा है, ये वैचारिक युद्ध चल रहा है। इस देश में गांधी जिंदा रहेगा या गोडसे की आइडियोलॉजी हावी हो जाएगी, इसका चल रहा है। ये बौद्धिक विवाद है, ये बौद्धिक युद्ध है। इसमें कुछ कुर्बानियाँ होती है, बहुत बुरा है, मगर ये होगी क्योंकि हम सच दिखाएंगे, सच बोलेंगे। वो चैनल जैसा नहीं कि सच दिखाते हम और सारा झूठ परोसते, वैसा नहीं। आप जैसे सच्चे लोग, आप जैसे जो निडरता से पत्रकारिता करते हैं, उनके पीछे समाज खड़ा रहेगा। कुछ होता है उसका विरोध से आवाज़ उठाना चाहिए, उसके विरोध में आवाज़ उठाना चाहिए। आपने देखा होगा वो कि पत्रकारों को नंगा किया, उसके बाद में पूरे देश में आवाज़ उठी और उस पुलिस वालों को ना चाहते हुए भी सरकार को, शिवराज सरकार को सस्पेंड करना पड़ा। शिवराज सरकार ने भी बुलडोजर चलाया, उन्होंने भी बुलडोजर चलाया। ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम कितना मुसलमानों को दबा सकते हैं, मगर इनको ये पता नहीं है कि बहुत ज़्यादा दबाने से जब बाउंस होके आता है तो उतनी ही तेज़ी से वो वार करता है। ये समझने का भौतिक शास्त्र का जो नियम है, ये इनको समझने की ज़रूरत है। नहीं समझेंगे तो समझाने के लिए वही लोग आपके पीछे दौड़ेंगे जो आज आपके हथियार बने हुए हैं।